नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज हमारी सेकंड क्लास है एचटेट 2024 की, जिसमें कि हम ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन को अच्छे से समझेंगे। इनमें क्या अंतर होता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने साइकोलॉजी के भी जो स्कूल्स होते हैं बेसिकली उनके बारे में बात की थी। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, गेस्टॉल्ट, इन सब पे हमने डिटेल में चर्चा की थी। और उसी के साथ हमने समझ लिया था कि साइकोलॉजी क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। इस वीडियो में अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि चीजें आपको अच्छे से समझ भी आएंगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम बेसिकली तीन कंसेप्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वो है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन। जो हिंदी में इनके लिए शब्द इस्तेमाल होता है, ग्रोथ के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है वृद्धि, डेवलपमेंट के लिए विकास और मेच्योरेशन के लिए परिपक्वता। सबसे पहले हम आते हैं ग्रोथ के बारे में बात करते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। ये शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज मैं आपको समझा दूं। देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दो ऐसे शब्द हैं जिसका इस्तेमाल सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं होता, बाकी विषयों में भी होता है। जैसे कि आपने अगर अगर आप साइंस पढ़ें, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ें, तो वहां पर भी आपको ग्रोथ, डेवलपमेंट ये सब सुनने को मिलेंगे, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल बाकी विषयों में भी होता है, लेकिन वहां पर उनका कुछ और अर्थ होता है। और जब हम साइकोलॉजी की बात कर रहे होते हैं, खासकर चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो वहां पे हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंध सीधे सीधे बच्चे से होता है। तो जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ध्यान रखिएगा ग्रोथ का अर्थ होता है चेंजेस, यानी कि परिवर्तन। अब जो ये परिवर्तन है, ये कौन से परिवर्तन है इसको भी ध्यान से सुनिए। जो मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि ऐसी परिवर्तन जिसकी कोई मात्रा हो, और अगर किसी की कोई मात्रा होती है तो उसको नापा जा सकता है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं। तो ये होता है ग्रोथ। अब बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं बच्चे में जो हम आसानी से उसको नाप सकते हैं, और वो सभी चेंजेस किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ग्रोथ के अंतर्गत आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान के चलिए एक बच्चा है जिसकी हाइट बढ़ जाती है। मतलब पहले कुछ हाइट थी, फॉर एग्जांपल बच्चे की हाइट मान के चले पहले 55 सेंटीमीटर थी, फॉर एग्जांपल। और अब क्या है, किसी बच्चे की हाइट बढ़ गई है और अब वो जो हाइट हो गई है वो हो गई है 58 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि बच्चे में चेंजेस तो आ रहे हैं। चेंजेस क्या आ रहे हैं, उसकी हाइट बढ़ रही है। और हाइट कितनी बढ़ रही है ये भी हम नाप सकते हैं। अगर हमने बच्चे की हाइट पहले 55 सेंटीमीटर नाप रखी है, अब 58 सेंटीमीटर हो गई है, तो कितना बढ़ गया, 3 सेंटीमीटर। ये जो है हाइट बढ़ गई। इसी प्रकार से वेट, वेट को भी हम नाप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए अगर किसी बच्चे का वजन अगर आपने नाप रखा है 25 kg, और कुछ समय बाद अगर आप नापे या कुछ महीने बाद नापे और उसका वजन मान के चलिए हो जाता है 29 kg, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे भी हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। और ये जो चेंजेस है इसको हम नाप सकते हैं। तो कितना वेट गेन कर दिया इस बच्चे ने, 4 किलो का वेट गेन कर दिया। तो ये कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको आप नाप सकते हैं, और ये परिवर्तन क्या कहलाते हैं, ग्रोथ कहलाते हैं। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं डेवलपमेंट की तरफ। उम्मीद है आपको ग्रोथ समझ में आ गया होगा। अगला शब्द है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट भी चेंजेस ही होते हैं। कौन से चेंजेस होते हैं इसमें हम बात करेंगे। ये भी कुछ परिवर्तन होते हैं, लेकिन कौन से, ये जो परिवर्तन होते हैं ये होते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस, यानी कि ऐसे चेंजेस जो आगे की तरफ हो, बच्चे को जीवन में आगे की तरफ लेकर के जाए। वो वाले जो चेंजेस होते हैं वो प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं, और उन्हीं को हम डेवलपमेंट में शामिल करते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जो चेंजेस होते हैं वो जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे प्रोग्रेसिव चेंज ही हो।
बच्चे में कुछ नेगेटिव चेंजेस भी तो आ सकते हैं, यानी कि ऐसे चेंजेस जो बच्चे को विपरीत दिशा में लेके जाते हैं, उल्टी दिशा में लेकर के जाते हैं, ऐसे चेंजेस भी तो हमें देखने को मिल सकते हैं बच्चे में। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए बच्चे में अगर सोशल डेवलपमेंट की हम बात करें, सोशल डेवलपमेंट, अगर मान के चलिए मैं सोशल डेवलपमेंट की बात करूं, तो सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, जब बच्चा सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है। तो बच्चे की संगति अगर मान के चलिए अच्छे लोगों के साथ है, अगर बच्चे की संगति अच्छे लोगों के साथ है, तो बच्चे में आप पाएंगे कि एक पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिलेगा, वो सामाजिक रूप से सही दिशा में जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की संगति किसी बुरे लोगों के साथ है, उसके जो पीयर्स हैं उनकी आदतें अच्छी नहीं है, उनकी वैल्यू सिस्टम अच्छी नहीं है, तो आप क्या पाएंगे कि बच्चे की का जो डेवलपमेंट है वो नेगेटिव वे में चला जाएगा। तो उसको हम डेवलपमेंट थोड़ी कहेंगे, डेवलपमेंट तो हम ऐसे परिवर्तन, ऐसे चेंजेस को कहेंगे जो प्रोग्रेसिव हो, बच्चे को आगे लेकर के जाए। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव चेंज होता है, और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। अब सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज का मतलब ये कि ये परिवर्तनों की एक श्रृंखला होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक परिवर्तन बच्चे में होते हैं, और उसकी एक श्रृंखला होती है, सीक्वेंस होता है, और वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं डेवलपमेंट कहलाते हैं। अब जैसा कि अभी हमने ग्रोथ में देखा था, हमने देखा था उसमें क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन हमने कहा था होता है, जो ग्रोथ होता है उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट यानी विकास की, तो उसमें मात्रात्मक तो होता ही है, साथ के साथ गुणात्मक परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है। अब इन दोनों शब्दों को मैं समझाता हूँ। मात्रात्मक तो मैंने जैसा कि आपको बताया अभी कि ऐसे परिवर्तन जिनको हम नाप सकते हैं, जिनको नापा जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं गुणात्मक की, तो ऐसे परिवर्तन जिनको हम नाप नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिनको आप नहीं नाप सकते। इसको ऐसे समझिए कि एक बच्चे का अगर हम बात करें कि इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सांवेगिक विकास अगर आपको नापना हो, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है नापना कि बच्चे का सांवेगिक विकास कितना हुआ। इसको ऐसे समझिए कि मान के चलिए एक छोटा बच्चा जो शुरुआत में किसी चीज के लिए रोता था, जिद करता था कि भाई मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, वो जिद करता था, ना मिलने पर रोने लगता था। लेकिन कुछ समय बाद आपने क्या पाया कि बच्चे का जो ये व्यवहार है वो बदल गया है। अब बच्चा किसी चीज की जिद करता है और अगर ना मिले तो हो सकता है वो कुछ समय के लिए नाराज हो जाए, लेकिन रोता नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि बच्चे ने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया है, यानी कि अब वो अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। तो यहाँ पे सांवेगिक विकास तो हुआ है, लेकिन जो ये सांवेगिक विकास है ये कितना हुआ, ये नापना बड़ा मुश्किल काम है। हम ये नाप नहीं सकते ना कि भाई कितना सांवेगिक विकास हो गया, तो इसको यूनिट्स में नहीं नापा जा सकता। लेकिन ये क्या है, ये एक तरीके से परिवर्तन तो है बच्चे में। इसी प्रकार से और भी एस्पेक्ट होते हैं, जैसे सोशल डेवलपमेंट, ये भी हम नहीं नाप सकते। मान के चलिए बच्चे का व्यवहार शुरुआत में सही नहीं था, लेकिन अब कुछ समय बाद आपने पाया कि बच्चे का व्यवहार अब धीरे धीरे बदल रहा है और वो सही दिशा में जा रहा है। तो कितना परिवर्तन हुआ इसको नापना मुश्किल काम है। इसीलिए ये सभी परिवर्तन क्या कहलाते हैं, गुणात्मक परिवर्तन कहलाते हैं, क्योंकि आप इनको नाप नहीं सकते, लेकिन ये बच्चे के विकास का हिस्सा है। तो जब भी डेवलपमेंट की बात होगी तो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक परिवर्तन आएगा, लेकिन जब वृद्धि की बात होगी तो सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन ही हम शामिल करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, वृद्धि विकास। अब हम आते हैं परिपक्वता पे, इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे अंतर पे भी बात करेंगे कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगला है मेच्योरेशन यानी कि परिपक्वता। ठीक है, अब मेच्योरेशन क्या होता है, मेच्योरेशन बेसिकली ये भी तो चेंजेस होते हैं, लेकिन ये थोड़े से जेनेटिक होते हैं। मतलब ये है कि जो मेच्योरेशन है वो क्या होती है, ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, जेनेटिक ब्लूप्रिंट। अब जेनेटिक ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है कि बच्चे में जेनेटिकली कुछ ऐसे चेंजेस पहले से तय थे जो होने ही होने हैं, और वो होंगे लेकिन एक किसी खास समय पर होंगे।
इसको ऐसे समझिए कि एक बच्चा बैठना, रेंगना, चलना, दौड़ना, ये सारी क्रियाएं करेगा, लेकिन पैदा होते ही तो नहीं करता। आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त से ही बच्चा बैठना, रेंगना, चलना, दौड़ना थोड़ी शुरू करता है। इन सब के लिए समय हो चाहिए होता है बच्चे को। बच्चे के जेनेटिक्स में ऑलरेडी ये बात पहले से फिक्स होती है, तय होती है कि बच्चे में ये लक्षण, ये परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। और ये भी कब मिलेंगे? एक उचित समय पर मिलेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं जनरली 6 से 7 महीने का बच्चा बैठना शुरू कर देता है। उसके बाद रेंगना, चलना भी बच्चे में लगभग 11वें महीने या 12वें महीने में आता है, ठीक है। और उसके बाद बच्चा फिर बाद में दौड़ना भी शुरू करता है। तो आपने क्या देखा कि ये सारे परिवर्तन बच्चे में तो आएंगे, लेकिन एक तय समय पर आएंगे। और वो जो तय समय होगा वो ऑलरेडी जेनेटिक ब्लूप्रिंट के द्वारा बच्चे में जन्म से ही मौजूद है कि बच्चे में ये परिवर्तन होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। ऑटोमेटिक प्रोसेस होने का मतलब ये है कि बच्चे को इन सब चीजों के लिए ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हालांकि हम बच्चों की हेल्प तो करते हैं, उससे बच्चे में थोड़ा सा फर्क पड़ता है चीजों को लेकर के। लेकिन अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति बच्चे को बैठना ना सिखाए तो क्या बच्चा बैठना नहीं सीखेगा? वो सीख जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। वो खुद ही चीजें मतलब बॉडी उसकी खुद ही इतना ज्यादा एक्टिविटी करती रहेगी। एक प्रोग्रेसिव सीक्वेंस ऑफ चेंज हमें देखने को मिलेगा और एक समय ऐसा आएगा कि बच्चा अपने आप बैठना, रेंगना, चलना ये सब करेगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अगर आप सोचे कि हम ज्यादा बच्चों के साथ एफर्ट करें तभी बच्चा सीखेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑटोमेटिक होने वाली चीजें हैं। उम्मीद है आपको मेच्योरेशन समझ में आ गया होगा। तो मेच्योरेशन का संबंध काफी हद तक जेनेटिक्स से है कि भाई जेनेटिकली चीजें बच्चे में पहले से तय हैं और वो उसी समय पर होती हैं, ठीक है। 2-3 बातें और समझ लीजिए इसके बारे में। पहली चीज, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का कितना फर्क पड़ता है मेच्योरेशन पे। उदाहरण के लिए मान के चलिए, अगर मैं चाहता हूं कि बच्चा ना समय से पहले लिखना सीख जाए और मैं उसके लिए बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग देना शुरू कर दूं, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चा ट्रेनिंग के थ्रू समय से पहले लिखना सीख जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे में एक मेच्योरिटी आनी बहुत जरूरी है लिखने के लिए। आपने देखा होगा कि लिखने के लिए बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स, क्योंकि जब बच्चा अपनी उंगलियों से पेंसिल को पकड़ेगा तो इसका अर्थ यह है कि उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो अच्छे से डेवलप होने चाहिए। अब फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं? फाइन मोटर स्किल्स का संबंध उन स्किल्स से, उन कार्यों से होता है जिसको करने के लिए हमारे स्मॉल, छोटी छोटी जो मसल्स होती है उनका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, लिखने के लिए अगर मुझे पेंसिल को पकड़ना है तो जैसे मैं अगर इसको पकड़ूंगा तो पकड़ने के लिए मैं अपनी उंगलियों की मांसपेशियों का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जब मैं इसको अच्छे से पकड़ना सीखूंगा तभी तो लिखूंगा। अगर मैं पेंसिल पकड़ना ही नहीं सीख पा रहा हूँ ठीक से तो लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो पेंसिल पकड़ना सीखने के लिए मेरे उंगलियों की मसल्स विकसित होनी बहुत जरूरी है, और वही फाइन मोटर स्किल्स कहलाते हैं। ऐसे कार्य जिनको करने के लिए हमारे छोटी छोटी मसल्स, चाहे वो उंगलियों की हो, चाहे वो हमारे पैर की उंगलियों की हो, कोई सी भी छोटी छोटी मसल जब तक डेवलप नहीं होती हम वो कार्य नहीं कर पाते। जैसे कि पेपर कटिंग करना, ये भी एक फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। अपने जूतों के लेसेस बांधना, ये भी फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से राइटिंग भी फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है। तो आप सोचिए कि मैं ट्रेनिंग के थ्रू बच्चों को समय से पहले लिखना सिखा दूं, तो वो संभव नहीं है। जनरली आप देखेंगे कि बच्चा लिखना कब सीखता है? जब बच्चा 2.5 साल 3 साल का होता है, तब बच्चा खुद से पेंसिल को ठीक से पकड़ के लाइनें बनाना शुरू करता है। आपने देखा होगा कि 1 साल का बच्चा भी पेंसिल को पकड़ता है, लेकिन उसका पकड़ने का तरीका बड़ा ही अजीब सा होता है। वो कुछ इस प्रकार से पकड़ेगा पेंसिल को। तो क्या इस प्रकार से पकड़ के वो लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। बच्चा सही से पकड़ना सीख जाए एक बार पेंसिल को इस प्रकार से, तभी तो वो लिखना सीखेगा। और वो सही से पकड़ना बच्चा बहुत समय बाद सीखता है। 2.5 साल 3 साल का बच्चा होता है तब वो प्रयास करता है इस प्रकार से पेंसिल को पकड़ने की, लेकिन तब भी वो उतना उसमें सक्षम नहीं होता। काफी कोशिश करनी पड़ती है, तब बच्चा सीखता है धीरे धीरे। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई मैं ट्रेनिंग के थ्रू बच्चे को ये चीज 1 साल में ही करवाना शुरू करवा दूंगा, कि 1 साल के बच्चे को ही मैं ट्रेन करूंगा पेंसिल पकड़ना लिखना सीखने के लिए, तो हम वो नहीं कर सकते हैं। ट्रेनिंग का इसीलिए कहते हैं ज्यादा असर हमें देखने को नहीं मिलता मेच्योरेशन पे।
मैच्योरिटी आने के बाद ट्रेनिंग अगर आप करा रहे हैं तो जरूर हमें असर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल पकड़ने की अगर मेरे अंदर मैच्योरिटी है और फिर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तब तो बच्चा लिखना अच्छे से सीख जाएगा। लेकिन पहले ट्रेनिंग अगर आप देते तो ज्यादा कोई फर्क हमें नहीं देखने को मिलता। पहली चीज आप समझिए। दूसरी चीज ये भी समझिए कि किसी भी चीज को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए या लर्निंग के लिए जो मैच्योरिटी है दैट इज प्री कंडीशन, एक पूर्व शर्त है, एक पूर्व शर्त है, प्री कंडीशन है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि अगर आप बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहते हैं या बच्चा कुछ भी सीखना चाहता है तो बच्चे में मैच्योरिटी आना एक प्री कंडीशन है उस चीज के लिए। इसको ऐसे समझिए कि छोटे बच्चे को जिसको कि कंप्यूटर टाइपिंग आप सिखाना चाहते हैं तो क्या आप 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बच्चे को कंप्यूटर ट्रेनिंग कीबोर्ड में लेटर्स टाइप करना सिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं सिखा सकते। उसके लिए बच्चे को काफी मतलब 6-7 साल से बच्चा धीरे धीरे समझना शुरू करता है ठीक से। लेकिन अगर आप सोचे कि कुछ महीने के बच्चे को हम ये चीज कराएं तो आप वो कभी नहीं करा सकते क्योंकि बच्चा सीखेगा ही नहीं, उसमें मेच्योरिटी वो आई ही नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम मान के चले कोई टॉपिक करा रहे हैं, अब बच्चे में आप देखेंगे कि शुरुआत में बच्चे में कंक्रीट थिंकिंग होती है। कंक्रीट थिंकिंग, ये छोटे बच्चों में कंक्रीट थिंकिंग हमें देखने को मिलती है। लेकिन बच्चे जब जैसे ही 13-14 साल के होते हैं तो बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग का अर्थ है कि बच्चे के सामने कोई वस्तु है तभी बच्चा उसको देखकर चीजें समझ सकता है, अगर नहीं है तो नहीं समझेगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब बच्चे के सामने अगर कोई वस्तु नहीं है और आप उस वस्तु के बारे में बच्चे से चर्चा करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा आसानी से समझ जाएगा। तो शुरुआत में बच्चे में कंक्रीट थिंकिंग होती है, बाद में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। तो अगर आप मान के चलिए किसी 5-6 साल के बच्चे के साथ कुछ ऐसे टॉपिक को डिस्कस करें जो कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर बेस्ड है तो बच्चा नहीं सीखेगा क्योंकि ये 13-14 साल के बाद आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5-6 साल के बच्चे के साथ आप ऐसे टॉपिक डिस्कस करें, फॉर एग्जाम्पल आप सोलर सिस्टम के बारे में बात करें 5-6 साल के बच्चों के साथ, या मून कैसे सन के चारों तरफ घूमता है, इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है। एब्स्ट्रैक्ट लेवल की थिंकिंग वहां पे करनी पड़ती है तो छोटे बच्चे इन चीजों को नहीं सीख पाएंगे जल्दी। तो ये यही दिखा रहा है कि बच्चे में जब तक मेच्योरिटी नहीं आएगी आप कुछ चीजें बच्चों को सिखा ही नहीं सकते। और यही बात मैंने यहाँ पे कही कि लर्निंग जो है वो एक, लर्निंग के लिए मेच्योरिटी क्या है, एक प्री कंडीशन है। ठीक है, उम्मीद है आपको ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेच्योरेशन इन तीनों की बेसिक समझ तो हो गई होगी। थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं और हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि इनमें बेसिक अंतर क्या होता है। सबसे पहले मैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है? तो एक तरफ मैं लिख देता हूं ग्रोथ, दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं डेवलपमेंट। ठीक है, और हम डिटेल में चर्चा करते हैं इनके बारे में कि भाई इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, पहला पॉइंट जो है वो ये है कि ये क्या होते हैं, ये मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। और अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो इसका संबंध किससे होता है? मात्रात्मक जमा गुणात्मक, मतलब दोनों ही तरीके के परिवर्तन इसमें सम्मिलित होते हैं। ग्रोथ सिर्फ मात्रात्मक जिनको नापा जा सकता है, जैसे हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना। डेवलपमेंट मतलब मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, ऐसे परिवर्तन जिनको नाप सकते हैं और ऐसे परिवर्तन जिनको नहीं नाप सकते, दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। ग्रोथ का ज्यादातर संबंध शारीरिक विकास से ही होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, ये सब क्या है? ये सब बच्चे के शारीरिक परिवर्तन है। शारीरिक परिवर्तन का अर्थ ये है कि बच्चे की जो हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है, ये सब फिजिकल है ना। तो शारीरिक परिवर्तन इसमें सम्मिलित होता है। वहीं अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की तो इसमें शारीरिक के साथ साथ इसमें हमें अन्य जो विकास के पहलू होते हैं, अन्य पहलू जैसे कि सामाजिक विकास हो गया, बच्चे का सामाजिक विकास हो गया, वो भी इसमें शामिल हो जाता है। बच्चे का सामवेगिक विकास हो गया, वो भी इसमें शामिल हो जाता है। बच्चे की भाषा हो गई, वो भी इसमें शामिल हो जाती है।
बच्चे का नैतिक विकास वो भी इसमें शामिल हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ग्रोथ में सिर्फ शारीरिक होता है, जबकि डेवलपमेंट में शारीरिक और जो अन्य पहलू होते हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने कहा था इसको नापा जा सकता है, इसको नापा नहीं जा सकता। इसको नापा नहीं जा सकता, इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम? ऑब्जर्व कर सकते हैं। बच्चे में कोई परिवर्तन आ रहा है तो आप देख के जरूर समझ जाएंगे कि हाँ इसमें कुछ तो चेंज आया है, पहले इसका व्यवहार ऐसा था अब ऐसा हो गया, बदल गया है व्यवहार, वो हमें दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का सामाजिक विकास पहले से बेहतर हुआ है तो हमें उसके व्यवहार से नजर आ जाएगा। पहले बच्चे का व्यवहार हो सकता है रूखा स्वभाव था, मतलब ठीक से बात नहीं करता था बड़ों से, बदतमीजी करता था, लेकिन अब क्या है, अब उसकी भाषा थोड़ी सी नरम हो गई है, बड़ों का सम्मान करता है। ये दिखाता है कि बच्चे में कुछ सामाजिक विकास तो हुआ है। तो इसको आप कैसे पता लगाएंगे? ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं, इसको नापना बहुत ही मुश्किल काम है। अगला है, ग्रोथ जो है ये जीवन पर्यंत नहीं चलेगी, ध्यान रखिएगा, ये लाइफ टाइम नहीं चलेगी। ग्रोथ जीवन पर्यंत नहीं चलेगी, एक समय के बाद ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं शारीरिक विकास की, तो जनरली शारीरिक विकास अगर हम देखें तो जो अडोलोसेंस एज खत्म होता है, यानी कि अडल्टहुड जो शुरू होता है 20 साल, 21 साल, 22 साल, वहां तक मैक्सिमम जो ग्रोथ होनी होती है बच्चे की वो हो जाती है। जैसे कि हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, ये सब इस एज तक हो जाता है, लगभग 19-20 साल तक। उसके बाद ये परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलते। ऐसा थोड़ी कि हाइट जीवन भर किसी बच्चे की बढ़ती है, ऐसा नहीं होता, या वेट बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं होता। ध्यान रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति का वेट बढ़ रहा है, जैसे आज के समय में मेरा भी वेट बढ़ सकता है या घट सकता है, लेकिन ये जेनेटिक्स की वजह से नहीं है। ये क्यों है? ये मेरी फूड हैबिट्स की वजह से है। अगर मैं बहुत ज्यादा जंक फूड खाना शुरू कर दूं या एक्सरसाइज कम कर दूं तो ऑब्वियसली मेरा वेट बढ़ेगा। तो ये हम इसको ग्रोथ में नहीं शामिल करेंगे कि भाई ये तो बच्चे में जो चेंजेस होने थे उसका पार्ट है, नहीं, ये तो मेरे फूड हैबिट्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि ग्रोथ एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, लेकिन वहीं डेवलपमेंट जो है ये जीवन पर्यंत यानी कि लाइफ टाइम चलती ही रहती है। ठीक है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा अगर इसकी हम बात करें तो जैविक से होता है, यानी कि बायोलॉजिकल है। ठीक है, जो जेनेटिक्स के थ्रू जो जो चीजें होनी होती है फिजिकली वो सब इसमें होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की तो ये जैविक तो होता ही होता है, साथ के साथ इसमें हमें वातावरण का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ग्रोथ के साथ वो चीज नहीं है, ग्रोथ के साथ वातावरण का कोई खास हमें असर नहीं देखने को मिलता, लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है कि जैविक और वातावरण दोनों का ही हमें मिला जुला असर देखने को मिलता है। बच्चे का वातावरण जो होता है वो भी प्रभावित करता है, जैसे कि सामाजिक विकास जो होता है वो पूरी तरीके से वातावरण की वजह से होता है। बच्चे का भाषा विकास, सामवेगिक विकास, इन पर भी वातावरण का काफी असर हमें देखने को मिलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि डेवलपमेंट जैविक और वातावरण दोनों है, जबकि ग्रोथ जो है वो सिर्फ क्या है, जैविक है। लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा इसमें, उसमें इसको आप ये कह लीजिए कि ग्रोथ इज नॉट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, सॉरी, ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, वहीं अगर बात करें डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रोथ। इसको समझाने का सबसे बेहतर तरीका है कि मैं आपको यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैंने ये बड़ा सर्कल बनाया, तो ये जो बड़ा सर्कल है इसको हम कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट है। ठीक है, और इसके अंदर एक मैंने अगर सर्कल बना दिया तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ग्रोथ। ये वेन डायग्राम के थ्रू मैंने आपको रिलेशन समझाने की कोशिश की है डेवलपमेंट और ग्रोथ में। अब आप समझिए इस बात को, मैंने क्या लिखा, ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल, ग्रोथ जो है वो इस डेवलपमेंट का एक पार्ट है, लेकिन डेवलपमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रोथ। डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ का पार्ट नहीं है, बल्कि
काफी बड़ा हिस्सा है उसका। पार्ट अगर होता तो कहीं छोटा सर्कल ग्रोथ के अंतर्गत होता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रोथ। ये बेसिक डिफरेंस है इनमें। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप बेसिक डिफरेंस जो है वो समझ पाए होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की और मैच्योरेशन की, तो इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। एक दो पॉइंट्स हैं, उसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, जो मैच्योरेशन होती है बेसिकली ये क्या है, ये एक तरीके से जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। या जो हेरिडिटी से एक तरीके से मिलता है बच्चे को। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या है, ये हेरिडिटी है बेसिकली, कि बच्चे को जेनेटिकली क्या क्या चीजें मिली हैं और वो उसी समय पर हमें वो लक्षण देखने को मिलेंगे, वो लक्षण उसी वक्त हमें बच्चे में नजर आएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट क्या होता है कि ये जेनेटिक तो होता ही होता है, जैसे कि मैंने बताया ना, बायोलॉजिकल होता है। यानी कि हेरिडिटी तो हमें देखने को मिलती ही मिलती है इसमें, साथ के साथ इन्वायरमेंट भी हमें देखने को मिलता है। बच्चे के डेवलपमेंट पे इन्वायरमेंट, वातावरण का भी हमें असर देखने को मिलता है। लेकिन मेच्योरेशन सिर्फ जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। वही डेवलपमेंट हेरिडिटी तो होती ही होती है, साथ के साथ इन्वायरमेंट का भी असर हमें देखने को मिलता है, वातावरण का प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट आप इसी को ऐसे कह सकते हैं कि मेच्योरेशन पे वातावरण का पर कोई प्रभाव नहीं होता, वातावरण का कोई प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता, कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। किस पे, मेच्योरेशन पे। वहीं डेवलपमेंट पे देखें तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर बच्चे का सामाजिक विकास है तो काफी हद तक बच्चे के वातावरण पर ही फर्क से ही प्रभावित होता है कि बच्चे का सामाजिक विकास किस प्रकार होगा। लेकिन मेच्योरेशन में अगर हम बात करें कि बच्चे को बैठना एक सीखना, एक तय समय पर, जो 6-7 महीने का बच्चा बैठना सीखता है, तो बच्चे के बैठने वाली एक्टिविटी पर, बैठना सीखने पर, जो बच्चा बैठना सीखेगा उस पर उसके वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब उसके माता पिता का व्यवहार बच्चे के प्रति कैसा है, या घर का माहौल कैसा है, उसके पीयर्स जो है बाकी, वो कितनी जल्दी बैठ पा रहे नहीं बैठ पा रहे, इसका असर उस बच्चे पर नहीं होता है। मेच्योरिटी के अनुसार जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट बना हुआ है, बच्चा उसी समय पर ही बैठना सीखेगा। तो वातावरण का कोई प्रभाव हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसी के साथ इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। कैसी लगी वीडियो हमें बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जहां पे हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट समझेंगे और थोड़ा सा देखेंगे कि भाई डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।